कहानी की शुरुआत साल 2036 से होती है, जहां टी वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया को बुरी तरह उजाड़ चुका है। धरती के अधिकतर शहर अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं और इंसानों की आबादी लगभग खत्म हो गई है। लगभग 6 अरब लोग इस वायरस के असर से भयानक ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं, जिन्हें अब जीरोज के नाम से पुकारा जाता है। जो कुछ लोग बचे हैं, वे इन जीरोज के डर से ऊंची दीवारों से घिरे शहरों में सिमट कर रहने लगे हैं। इन जगहों को फ्री होल्ड कहा जाता है। लंदन के एक ऐसे ही फ्री होल्ड में जेड नाम की एक औरत रहती है, जो यूनिवर्सिटी में शोध का काम करती है। जेड का प्रमुख काम अपने इस जोखिम भरे काम के कारण उसे कई बार सुरक्षा क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ता है और इसी वजह से वह अपने पार्टनर अर्जुन और बेटी ब्या से केवल वीडियो कॉल के जरिए ही संपर्क में रहती है। एक दिन जेड अपनी गंध छिपाने के लिए शरीर पर स्प्रे लगाती है और एक खरगोश लेकर बाहर निकलती है ताकि अपना प्रयोग पूरा कर सके। कैमरा सेट करने के बाद वह खरगोश पर खून की एक बूंद डालती है और उसे खुले मैदान में छोड़ देती है। खून की गंध मिलते ही सैकड़ों जीरोज दौड़ते हुए खरगोश की तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन खरगोश लगातार इधर उधर भागता रहता है और वे जीरो उसे पकड़ने की बजाय आपस में ही टकराते रहते हैं। जेड अपने नोट्स में दर्ज करती है कि इन जीरोज में अभी तक समझने की कोई क्षमता विकसित नहीं हुई है। जैसे ही वह वापस जाने लगती है, उसका हाथ किसी नुकीली वस्तु से कट जाता है। ताजा खून की गंध से खींचकर जीरोज का पूरा झुंड उसकी ओर दौड़ पड़ता है। वह अपनी जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन एक जीरो उस पर झपट पड़ता है। जेड किसी तरह उसे हटाकर खुद को सुरक्षा घेरे तक खींच लेती है, जहां लगे ऑटोमेटिक फ्लेम थ्रोअर्स सक्रिय हो जाते हैं और सभी जीरोस को जलाकर खत्म कर देते हैं। सब कुछ जल जाने के बाद वहां से उठता लाल धुआं आग को शांत कर देता है। तभी अचानक जमीन तेजी से कांपने लगती है और धरती फटकर एक विशाल कीड़े जैसा जीव बाहर निकल आता है। जेड तुरंत भागकर छिपने की कोशिश करती है, लेकिन वह बड़ा जीव उसे पैरों से पकड़कर एक कार पर पटक देता है। जैसे ही वह जेड पर हमला करने वाला होता है, तभी 3 हथियारबंद लोग वहां पहुंचते हैं और उस जीव पर गोलियां चलाकर उसे मार गिराते हैं। जब वे जेड की हालत देखने उसके पास आते हैं, तो उनकी नजर उसके हाथ पर बने एक टैटू पर जाती है। उस टैटू से यह पता चलता है कि वह पहले टी वायरस से बची हुई एक सर्वाइवर रह चुकी है। यहाँ से कहानी 14 साल पीछे यानी साल 2022 में चली जाती है। महामारी शुरू होने से करीब 3 महीने पहले हाफ ट्विन बहनें जेड और बिली अपने पिता अल्बर्ट वस्कर के साथ न्यू राकून सिटी में आकर बसती हैं। अल्बर्ट लंबे समय बाद फिर से अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के बोर्ड का हिस्सा बना है। न्यू राकून सिटी साउथ अफ्रीका में बसाया गया एक योजनाबद्ध शहर है, जहां रहने वाले ज्यादातर लोग अम्ब्रेला कंपनी के लिए ही काम करते हैं। दोनों बहनें इस नए शहर में आकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती हैं। वे अक्सर अपने पिता से शिकायत करती रहती हैं कि उसके लिए काम परिवार से ज्यादा अहम है। अल्बर्ट हर 2 हफ्ते में अपनी दोनों बेटियों का खून लेता है, लेकिन उसने कभी यह नहीं बताया कि वह ऐसा क्यों करता है। वह चुपचाप माइक्रोस्कोप में उनके सैंपल देखकर नोट्स तैयार करता है और फिर वही खून अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है। अगले दिन स्कूल में बिली अकेली बैठी होती है। तभी टैमी नाम की एक लड़की उससे बात करने आती है, लेकिन थोड़ी ही देर में टैमी उसका मजाक उड़ाने लगती है। गुस्से में बिली उसे गलत इशारा कर देती है, जिससे चिढ़कर टैमी उस पर हमला कर देती है। दोनों आपस में भिड़ने लगती हैं, लेकिन टीचर आकर उन्हें अलग कर देता है। घर पहुंचकर जेड उसे समझाने की कोशिश करती है। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी लड़ाई का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल चुका है और लोग बिली का मजाक उड़ा रहे हैं। उधर अम्ब्रेला के दफ्तर में रोथ नाम का एक अधिकारी अल्बर्ट को टिजुआना में हुई एक खतरनाक घटना की फुटेज दिखाता है, जिसमें एक प्रयोग के दौरान 6 लोग घायल हो गए थे और 3 की जान चली गई थी। अम्ब्रेला ने इस खबर को छुपा दिया है। ये सब देखकर अल्बर्ट घबरा जाता है। उसे महसूस होता है कि वही सब फिर से होने वाला है। अगले दिन स्कूल में टैमी बाथरूम में होती है, तभी अचानक मास्क पहने कोई पीछे से उस पर हमला कर देता है। बाद में प्रिंसिपल बिली को बुलाता है, क्योंकि वह मास्क उसके लॉकर से मिला था। इससे सभी को शक होता है कि हमला उसी ने किया है, लेकिन असलियत में यह काम जेड ने किया था, ताकि उसकी बहन बिली क्लास में मजबूत नजर आए। इसके बाद स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग रखी जाती है। टैमी का पिता बिली पर केस करने की धमकी देता है और उसे मानसिक रूप से बीमार तक कह देता है। तभी अल्बर्ट वहां पहुंचता है। वह उस आदमी को चेतावनी देता है कि वह अम्ब्रेला के बोर्ड में शामिल है और सिर्फ एक इशारे पर उसे नौकरी से निकलवाकर हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करवा सकता है। यह सुनते ही टैमी का पिता घबरा जाता है और मजबूरी में अपनी बेटी से माफी मंगवाता है। अल्बर्ट को लगता है कि उसने एक जिम्मेदार पिता का कर्तव्य निभाया है। इसी वजह से वह बिली को अपने ऑफिस में लंच के लिए बुलाता है। स्कूल खत्म होने के बाद बिली अम्ब्रेला पहुंचती है
है। वहाँ की आधुनिक मेडिकल तकनीक और होलोग्राम देखकर वह चौंक जाती है, लेकिन जब उसकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है जो घायल खरगोशों से भरी होती है तो उसे बहुत बुरा महसूस होता है। उसे समझ में आ जाता है कि अम्ब्रेला जानवरों पर निर्दयी प्रयोग कर रहा है। रात में बिली जेड से मदद मांगती है कि वे अम्ब्रेला में घुसकर सबूत इकट्ठा करें। दोनों बहनें चुपचाप अल्बर्ट का आईडी कार्ड और सामान लेकर लैब के अंदर पहुंच जाती है। बिली जानवरों के पिंजरों की रिकॉर्डिंग करने लगती है, जबकि जेड कंप्यूटर में लॉग इन कर लेती है। वहां उसे टिजुआना वाला वीडियो मिल जाता है जिसमें साफ नजर आता है कि अम्ब्रेला के गार्ड आम लोगों पर गोलियां चला रहे हैं। बिली जैसे ही उस रहस्यमयी दरवाजे को खोलती है, अंदर से एक खतरनाक ज़ॉम्बी कुत्ता उन पर हमला कर देता है। वह जानवर इतना शक्तिशाली होता है कि लोहे की चीजों को भी तोड़ देता है। अपनी जान बचाने के लिए दोनों बहनें तुरंत एक मेज के नीचे छिप जाती हैं और उसके आगे बढ़ जाने का इंतजार करती हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, बिली दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां लगा होलोग्राम चालू हो जाता है। उसकी आवाज सुनकर वह डोबरमैन वापस मुड़ आता है और मेज के नीचे छिपी दोनों बहनों को ढूंढ लेता है। किस्मत से वे किसी तरह वहां से निकल भागती हैं। दौड़ते हुए वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचती हैं, लेकिन वह बंद होता है। तभी वह जानवर वहां पहुंच जाता है और सीधे बिली पर झपटकर उसे बुरी तरह काटने लगता है। यह देखकर जेड पास रखा फायर एक्सटिंग्विशर उठाती है और पूरी ताकत से उस कुत्ते के सिर पर वार करती है, जब तक कि वह मर नहीं जाता। इसके बाद जेड खून से लथपथ बिली को गोद में लेकर रोने लगती है। कहानी फिर वर्तमान समय में लौट आती है। जेड की आंख फ्री होल्ड के मेडिकल विंग में खुलती है, जहां उसकी सभी चोटों का इलाज हो चुका होता है। वह पास रखे डिवाइस पर खबरें देख रही होती है। तभी फ्री होल्ड का लीडर टेट अंदर आता है। जेड अपने कैंप में वापस जाना चाहती है, लेकिन टेट एक फ्लेयर दागकर उसे दिखाता है कि बाहर की दीवारें लाखों जीरो से घिरी हुई हैं। यहाँ से निकलने का एकमात्र रास्ता उनका हेलीकॉप्टर है। तभी एक गार्ड आकर बताता है कि अम्ब्रेला का एक हेलीकॉप्टर उनकी ओर बढ़ रहा है। जल्द ही पता चलता है कि अम्ब्रेला ने सभी असली सर्वाइवर्स पर इनाम रखा हुआ है और जेड उस सूची में सबसे ऊपर है। टेट तुरंत जेड पर बंदूक तान देता है, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है, अम्ब्रेला का कमांडर बैक्स्टर बाहर आता है और बिना किसी चेतावनी के टेट को गोली मार देता है। वह अपनी टीम को आदेश देता है कि पूरे फ्री होल्ड को खत्म कर दिया जाए। चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं और लोग मारे जाने लगते हैं। सैनिक फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करके पूरी बिल्डिंग में आग लगा देते हैं। जेड आग से बचते हुए भागने की कोशिश करती है, लेकिन बैक्स्टर और उसके सैनिक उसे घेर लेते हैं। बैक्स्टर कहता है कि उसकी बहन उसे ढूंढ रही है और उसे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, लेकिन जेड साफ इनकार कर देती है और बिना सोचे सीधे नीचे मौजूद जीरोस के बीच छलांग लगा देती है। वह एक डस्टबिन पर गिरती है और लुढ़कते हुए जमीन तक पहुंचती है, जहां जीरोस तुरंत उसका पीछा करने लगते हैं। बैक्स्टर अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जीरोस पर गोली चलाते रहें ताकि जेड जिंदा रह सके। जेड एक कांच की दीवार को सहारे की तरह इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ती है। बैक्स्टर उसे फिर से समझाता है कि अगर वह उसके साथ चल पड़े तो वह उसे सुरक्षित रखेगा। तभी एक स्थानीय आदमी कार लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। जेड जीरोस को हटाते हुए उस कार तक पहुंच जाती है और उसकी छत पर चढ़ जाती है। ड्राइवर तेजी से गाड़ी दौड़ाता है, लेकिन गेट के पास पहुंचकर वह गाड़ी रोक देता है, क्योंकि उसे डर होता है कि ऊपर लगे नुकीले स्पाइक्स से जेड घायल हो सकती है और कार का बैलेंस बिगड़ सकता है। ड्राइवर जेड पर बंदूक तानकर कहता है कि वह नीचे उतर जाए, क्योंकि उसके साथ रहने से उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। जेड उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ऊपर इमारत से कूदकर जीरोस कार को घेर लेते हैं। ड्राइवर कुछ जीरोस को मार गिराता है, लेकिन संख्या ज्यादा होने के कारण वे उसे मार देते हैं। जेड उसे बचा नहीं पाती, लेकिन मौका देखकर खिड़की तोड़ती है और ड्राइवर सीट पर बैठ जाती है। फिर किसी तरह गाड़ी को निकालकर फ्री होल्ड से बाहर निकल जाती है। लंबा सफर तय करने के बाद जेड डोअर फ्री होल्ड पहुंचती है, जिसने हाल ही में सुरक्षा के लिए अम्ब्रेला के साथ समझौता किया है। वहां वह मेलिंडा नाम की महिला के घर जाती है, जिसके पति बेरी ने पहले जेड की मदद की थी। बेरी उस समय घर पर मौजूद नहीं होता, लेकिन मेलिंडा जेड को अंदर आने देती है और उसे अपना टैबलेट इस्तेमाल करने की इजाजत देती है। जेड अपने पति अर्जुन को वीडियो कॉल करके बताती है कि अम्ब्रेला उसके पीछे लगा हुआ है। अर्जुन उसे सलाह देता है कि वह कलेज पहुंच जाए, क्योंकि वह इलाका ब्रदरहुड नाम के संगठन के नियंत्रण में है और वहां वह सुरक्षित रह सकती है। तभी जेड को बाथरूम की तरफ से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बेरी जंजीरों में बंधा हुआ है और अब वह इंसान नहीं बल्कि एक जीरो बन चुका है। मेलिंडा रोते हुए बताती है कि बेरी को शक हो गया था कि वह संक्रमित है, इसलिए उसने खुद को बांध लिया था। उसकी जेब में एक नोटबुक रखी है जिसमें उन स्मगलर्स के संपर्क हैं जो जेड को कलेज तक पहुंचा सकते हैं। जेड अपनी सुरक्षा के लिए तैयार होकर दोबारा बाथरूम में जाती है। वहां उसे पता चलता है कि मेलिंडा अपनी पालतू बिल्लियों को मारकर बेरी को खिला रही थी। जेड किसी तरह बेरी को गिरा देती है और उसकी जेब से नोटबुक निकाल लेती है। तभी बेरी अपना हाथ तोड़कर हथकड़ी से खुद को आजाद कर लेता है। वह जेड को धक्का देकर अपनी पत्नी मेलिंडा पर हमला करने दौड़ पड़ता है। इससे पहले कि वह मेलिंडा को मार पाता, जेड पीछे से आकर उसे खत्म कर देती है। जेड के वहां से निकलने
के कुछ समय बाद बैक्स्टर वहां पहुंचता है और मेलिंडा से पूछताछ करने लगता है। इधर जेड एक टैवर्न में बेरी के संपर्क वाले आदमी से मिलती है। वह अपनी शादी की अंगूठी देकर सफर का इंतजाम करने की कोशिश करती है, लेकिन स्मगलर कहता है कि यह अंगूठी काफी नहीं है, पहले बेरी का पुराना कर्ज चुकाना होगा। पैसा न होने पर जेड पास ही बैठे एक नशे में धुत आदमी की टिकट चुरा लेती है। शाम को जेड शिप का इंतजार कर रही होती है कि अचानक बैक्स्टर और उसकी फौज वहां पहुंच जाती है। वे स्मगलर को गोली मार देते हैं और एक ड्रोन पूरे इलाके में फायरिंग शुरू कर देता है। लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। जेड भी दौड़कर एक बंदूक उठा लेती है और छिप जाती है। तभी उसे एक डरा हुआ बच्चा नजर आता है। जेड उसे उठाकर पास के एक वेयर हाउस में ले जाती है ताकि उसे सुरक्षित रख सके। बाहर बैक्स्टर के लोग लगभग सभी को मार देते हैं, लेकिन बैक्स्टर का आदेश साफ होता है, जेड को हर हाल में ढूंढना है। तभी वेयर हाउस का दरवाजा खुलता है, लेकिन अंदर आने वाला बैक्स्टर नहीं बल्कि उस बच्चे के माता पिता होते हैं। वे लोग शराब की तस्करी करते हैं और कॉलेज में नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। जेड उनसे सौदा करती है कि अगर वे उसे चैनल टनल के रास्ते ले चलें तो वह उन्हें सुरक्षित रखेगी। साल 2022 में खून से लथपथ बिली को होश आता है। जेड उसे संभालते हुए दूसरे कमरे में ले जाती है जहां वह उसके गंभीर घाव को देखती है। तभी उनका पिता अल्बर्ट वहां पहुंच जाता है। वह तुरंत बिली के जख्म पर पट्टी करता है और दोनों बेटियों को चेतावनी देता है कि सिक्योरिटी गार्ड कभी भी यहां आ सकते हैं, इसलिए उन्हें तुरंत पीछे के दरवाजे से निकलना होगा। वह उन्हें यह भी सख्ती से कहता है कि वे किसी अस्पताल में न जाएं। जैसे ही दोनों बहनें वहां से निकलती हैं, अल्बर्ट सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके सीसीटीवी फुटेज को खराब कर देता है ताकि उनकी मौजूदगी का कोई सबूत न बचे। इसके बाद वह मरे हुए कुत्ते का खून अपने सिर और कपड़ों पर लगा लेता है ताकि ऐसा लगे कि उस पर जानवर ने हमला किया था। जब गार्ड वहां पहुंचते हैं तो अल्बर्ट सिक्योरिटी हेड रोथ और कंपनी की सीईओ इवलिन से झूठ कहता है कि लैब पर साइबर अटैक हुआ था जिसकी वजह से कुत्ते का पिंजरा खुल गया, लेकिन इवलिन को उसकी बात पर शक होता है और उसे लगता है कि वह कुछ छुपा रहा है। घर पहुंचने के बाद अल्बर्ट बिली की देखभाल करता है। वह मजबूरी में दोनों लड़कियों से झूठ बोलता है कि उस कुत्ते को एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी थी। वह उन्हें डराकर कहता है कि इस बात का जिक्र किसी से न करें, क्योंकि अगर अम्ब्रेला को सच्चाई पता चल गई तो वे उन्हें मार सकते हैं। अगली सुबह अल्बर्ट बिली की आंखों की जांच करता है। उसके जख्म को देखकर वह संतुष्ट नहीं होता और समझ जाता है कि कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उधर जेड इंटरनेट पर टिजुआना वाली घटना के बारे में खोजती है, लेकिन जो वेबसाइट सच्चाई दिखाने का दावा करती है उसे इंटरनेट कंपनी ने ब्लॉक कर रखा होता है। स्कूल में जेड यह देखकर चौंक जाती है कि उसके क्लासमेट एक कॉपी किए हुए एआई को लेकर काफी उत्साहित हैं। उसे पता चलता है कि शहर की इंटरनेट सेवा भी अम्ब्रेला के नियंत्रण में है और उन्होंने हर उस वेबसाइट को बंद कर रखा है जो उनके खिलाफ जा सकती है। साइमन ही ऐसा छात्र है जो इस ब्लॉक को तोड़ सकता है। जेड उससे मदद मांगती है। साइमन हैक करके वह वेबसाइट खोल देता है। वहां एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें लिखा होता है कि टिजुआना में एक व्यक्ति किसी जानवर के काटने के बाद पागल हो गया था और लोगों को काटने लगा था, जिससे वहां हिंसा फैल गई थी। जेड साइमन के लैपटॉप से उस वेबसाइट के एडमिन को अपना नंबर लिखकर मैसेज भेजती है। हालांकि वह साइमन से झूठ कहती है कि यह सब सिर्फ मजाक था। कुछ ही देर बाद जेड को एंजेल नाम के व्यक्ति का कॉल आता है जो उसी वेबसाइट का एडमिन होता है। एंजेल पहले एक रिपोर्टर था, लेकिन अम्ब्रेला कंपनी के काले सच उजागर करने से रोके जाने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। लैब में अल्बर्ट बिली के खून को एक चूहे में इंजेक्ट करता है। इंजेक्शन लगते ही चूहा तड़पने लगता है। इसका असर अल्बर्ट पर भी पड़ता है और खुद को संभालने के लिए उसे बिली का खून अपने शरीर में लेना पड़ता है। इसके बाद उसकी एलिन के साथ मीटिंग होती है। एवलिन नई दवा को जल्द बाजार में लाना चाहती है, जबकि अल्बर्ट चेतावनी देता है कि यह दवा बेहद खतरनाक है। अल्बर्ट प्रोजेक्ट छोड़ने की बात करता है, लेकिन एलिन उसे याद दिलाती है कि वह जिंदा सिर्फ उसकी कंपनी और अपनी बेटियों के खून की वजह से है, इसलिए वह कहीं नहीं जा सकता। घर पर बिली आईने में अपना घाव देख रही होती है कि अचानक उसे उल्टी होने लगती है। फिर वह अपने कुत्ते पावलो को बाहर घुमाने ले जाती है, लेकिन पावलो उससे डरकर भौंकने लगता है। जानवरों को खतरे का आभास हो जाता है। बिली जबरदस्ती पट्टा पहनाकर उसे बाहर ले जाती है, लेकिन पावलो तेजी से भागकर खुद को छुड़ा लेता है और पार्क में एक अनजान आदमी के पास पहुंच जाता है। जब बिली उसे वापस लेने जाती है तो पावलो उसी पर गुर्राने लगता है। उस आदमी को शक होता है कि बिली कोई चोर है, इसलिए वह कहता है कि वह कुत्ते को शेल्टर होम ले जाएगा। बिली को अचानक बहुत तेज गुस्सा आता है और वह उस आदमी को जोर से मुक्का मारती है। फिर पावलो को लेकर वहां से भाग जाती है। घर पहुंचकर जब वह बाथरूम में जाती है तो देखती है कि उसके मुंह से खून निकल रहा है। उधर लैब में वह संक्रमित चूहा कांच तोड़कर बाहर निकल जाता है। अल्बर्ट तुरंत वहां पहुंचता है और देखता है कि चूहा पिंजरे में नहीं है। काफी ढूंढने के बाद वह मशीन के पीछे छिपे चूहे को पकड़ लेता है। माइक्रोस्कोप में उसकी हालत देखकर वह अंदाजा लगाता है कि बिली के पूरी तरह नियंत्रण खोने में अब केवल 52 घंटे बचे हैं। जेड को साइमन से एक ईमेल मिलता है जिसमें एंजेल की वेबसाइट से डाउनलोड की गई एक फाइल होती है जिसमें अम्ब्रेला द्वारा इंसानों पर किए गए प्रयोगों की पूरी सच्चाई दर्ज होती है। अगली सुबह बिली
को बहुत तेज चक्कर आने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद वह घर से बाहर जाने की जिद करती है। अल्बर्ट उसका घाव देखकर चौंक जाता है क्योंकि वह अजीब तरीके से भर रहा होता है। वह उसे स्कूल जाने की अनुमति दे देता है। जेड उस परिवार को अपनी गाड़ी में बैठाकर टनल के प्रवेश बिंदु की ओर निकल पड़ती है। आगे एक चेक पॉइंट पर उन्हें एक स्मगलर मिलता है। जेड अपनी गाड़ी और उस परिवार के सारे गहने देकर उनके काफिले में शामिल होने की अनुमति ले लेती है। इसके बाद शरणार्थियों से भरी कई वैन टनल के अंधेरे रास्तों में आगे बढ़ने लगती हैं। कुछ समय बाद बैक्स्टर अपनी टीम के साथ उसी जगह पहुंचता है। वह स्मगलर से पूछताछ करता है, लेकिन जब उसे कोई जानकारी नहीं मिलती तो उसकी नजर जेड की चोरी हुई कार पर जाती है। वह समझ जाता है कि वह सही दिशा में बढ़ रहा है। सुरंग के अंदर कुछ घंटों बाद काफिला अचानक रुक जाता है। आगे से लिकर्स नाम के खतरनाक जीवों की आवाजें सुनाई देती हैं। ये प्राणी देख नहीं सकते, लेकिन आवाज के आधार पर शिकार करते हैं, इसलिए सभी लोग पूरी तरह खामोश हो जाते हैं। तभी उसी वक्त बैक्स्टर अपने सैनिकों के साथ पीछे से पहुंच जाता है। उनकी हलचल से लिकर्स उग्र हो जाते हैं और काफिले पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। सैनिक फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करते हैं और लिकर्स वैन पर टूट पड़ते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए गाड़ियों से बाहर भागने लगते हैं। जेड अपनी बंदूक से स्मगलरों की मदद करती है और लोगों को बचाने की कोशिश करती है। आखिर में स्मगलरों में से केवल एक आदमी जिंदा बचता है। वह और जेड उस बच्चे और उसके माता पिता को लेकर एक छोटा दरवाजा खोलकर वहां से निकल जाते हैं, जबकि बैक्स्टर और उसके लोग उन जीवों से लड़ते रह जाते हैं। टनल में आगे बढ़ते हुए उन्हें पता चलता है कि रास्ता पानी से भरा हुआ है। जेड और बाकी लोग पानी के बीच से पैदल गुजरते हैं। एक सूखे हिस्से में पहुंचने पर वह छोटा लड़का अचानक बीमार पड़ने लगता है। उसकी आवाज बदलने लगती है और सभी समझ जाते हैं कि वह वायरस से संक्रमित हो चुका है। तभी स्मगलर जोर से चिल्लाता है, भागो! उसे अंधेरे में एक विशाल मकड़ी नजर आती है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, वह मकड़ी स्मगलर को मार देती है। बाकी लोग दौड़कर एक कोने में छिप जाते हैं। वह बड़ी मकड़ी लगातार उनका पीछा करती रहती है। बच्चे के पिता को वहां पड़ा एक लोहे का पाइप मिल जाता है। अपने परिवार को बचाने के लिए वह बाहर निकलकर मकड़ी पर हमला करता है। वह पूरी ताकत से उस पर वार करता है, लेकिन यह काफी नहीं होता और मकड़ी उसे बीच से चीरकर मार देती है। जेड मकड़ी पर गोलियां चलाती है, लेकिन जल्द ही उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। वह माँ और बच्चे को लेकर वहां से भागती है। मकड़ी उनका पीछा करती है, लेकिन जैसे ही वह पास आती है, जेड एक भारी शटर गिरा देती है, जिसके नीचे दबकर मकड़ी मर जाती है। खतरा खत्म होने के बाद बच्चे की माँ साफ कह देती है कि वह अपने संक्रमित बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। मजबूरी में जेड को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। इसी के साथ इस कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे जेड के साथ क्या होता है, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।